हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। पहले तो बता दीजिए ऑडियो और वीडियो आपको ढंग से सुनाई दे रहा है क्या? सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो आपको सही सुनाई दे रहा है भैया? कमेंट करके बता दो फटाफट से अपने, ठीक है ना? तुरंत बता दीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को सुनाई दे रहा है प्रॉपर। आज का टॉपिक हस्तकला अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज का टॉपिक जो अपना आता है वो राजस्थान चित्रकला को लेकर के आता है। ध्यान से सुन लेना, अगला जो अपना टॉपिक आता है वो राजस्थान चित्रकला को लेकर के आता है, ये चीज आप लोग समझ लेना। दूसरी बात, आज आपको वेशभूषा और आभूषण, इसकी वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग एक बार, ठीक है ना, और मैं आज डलवा दूंगा ऐप पर, तो वो एक बार आप लोग देख लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो आभूषण और वेशभूषा वाला टॉपिक है ना, वो मैं एक बार डलवा दूंगा। डलवा तो मैं सभी के में दूंगा, ठीक है ना, डलवा तो मैं आपके सभी के में दूंगा, लेकिन ध्यान रख लेना जो और विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम लेट है उनको एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा, है ना, तो उनको एक बार पढ़ तो लेना। फिर भी वो मैं डलवा तो दूंगा ही भाई सभी के लिए, क्योंकि काम तो सभी के ही आएगा। हालांकि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, बस इतना सा है कि भाई पीडीएफ लगा के मैंने उसको बताया है। बाकी जब मैं एक बार पढ़ाऊंगा तो वो आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए साहब, अच्छा जी, हाथ को क्या हुआ सर? ऐसे ही थोड़ा क्रिकेट विकेट खेलते टाइम लग गई रहे, ठीक है ना। हाँ, छुट्टी थी तो पहले तो यूं था कि भाई सुबह सुबह खेल रहे थे तो लग गई भैया। हाँ जी, चलिए तो अब अपन बात करते हैं राजस्थान चित्रकला के बारे में। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया। राजस्थान, और राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं कि राजस्थान चित्रकला के बारे में अपने पास में क्या क्या विशेष बातें यहाँ पर आती हैं। सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए भैया, ठीक है ना, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखो आप लोग यहाँ पर राजस्थान चित्रकला में अगर अपन बात करते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं अपन इसको इतिहास से जोड़ते हुए पढ़ते हैं। इतिहास से जोड़ते हुए कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले तो अपने ये ध्यान रखना कि ये जो आपके राजस्थानी चित्रकला है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ अपने और किस कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभ है वो कब माना जाता है भैया आपके? तो वो आपके माना जाता है प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल में। इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं, और इसको अगर मैं डिफाइन करता हूं तो अपने पास एक बात आती है कि हमारे जो इतिहास है ना, इस इतिहास को, हालांकि मैं इतिहास पढ़ा नहीं रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना भैया। हमारे जो ये इतिहास होता है ना, इस इतिहास के अंदर दो चीजें आती है। सर प्रजामंडल दोबारा पढ़ाना, क्यों भाई दोबारा क्यों पढ़ाना? पढ़ा तो दिया उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है ना। इतिहास जो है वो इतिहास आपके दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब वो इति और आस वाली बात नहीं करूंगा मैं, जहां सभ्यता और संस्कृति दोनों मिल जाती है वहां इतिहास हो जाता है, ठीक है ना। जहां सभ्यता और संस्कृति दोनों हो जाती है वहां आपके इतिहास बनता है। और ये जो इतिहास है इसको अपन कितने भागों में बांट देते हैं भैया? ये जो इतिहास है अपन इसको और तीन भागों में बांट देंगे। कौन कौन से तीन भाग आपके यहाँ पर आते हैं उस पर आप लोग नजर बनाइएगा भैया। सबसे पहले इतिहास के अंदर एक काल तो आपके आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल, बताऊंगा अभी मैं आपको इसके बारे में भी कि एक काल तो आपके आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल, समझ लेना आप लोग यहाँ पर। तो एक तो आपके प्रागैतिहासिक काल आ जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं आपके, तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाता है भैया आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? तो दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो आपके आद्य ऐतिहासिक काल आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपके? आद्य ऐतिहासिक काल आपके दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आपके क्या आएगा वो देखो आप लोग। तीसरे नंबर पर ना तो आपको प्राग लगाने की जरूरत है ना आद्य लगाने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो आपके आ जाता है ऐतिहासिक काल। तो ऐसे करके इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा भैया? गुरुजी हिस्ट्री कैसे? अरे हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, चित्रकला के अंदर ही ये बात आ रही है, ध्यान रखना। राजस्थानी चित्रकला अपने टॉपिक है, उसके अंदर ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनको बांटने के पीछे आधार क्या है भैया? तो इनको बांटने के पीछे एक तो आपके, और हम लोग वो पढ़ते ही हैं, जलवायु तो है ही है। जलवायु के अलावा एक अपने पास में आ जाएगा पुरातात्विक अवशेष,
ध्यान रखना, इनको बांटने के पीछे आधार क्या हो जाएगा, तो एक तो आपके पुरातात्विक अवशेष और दूसरा आपके हो जाएगा लिखित साक्ष्य। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपके, तो दूसरे नंबर पर आपके लिखित साक्ष्य आ जाएंगे। ये दो इसके आधार होते हैं। और वैसे भी आप लोग ध्यान रखना, इतिहास की जानकारी दो ही स्रोतों से मिलती है, या तो इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक अवशेष होते हैं और दूसरा लिखित साक्ष्य। बिल्कुल हस्तकला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, या तो पुरातात्विक अवशेष से मिलती है या लिखित साक्ष्यों से अपने को जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक अवशेषों के अंदर बात करें, ठीक है ना, पुरातात्विक अवशेषों के अंदर अगर अपन बात करते हैं, सिक्के हैं, अभिलेख है, महल है, मंदिर हैं, ध्यान रखना ये सब आपके किस में आते हैं, पुरातात्विक अवशेषों में आते हैं। समझ गए मेरी बात को। और लिखित प्रमाण जो किताबों में लिखा हुआ है वो लिखित प्रमाण होता है, ठीक है ना। मैंने कहा कि सोने की चम्मच मिली है, ये पुरातात्विक अवशेष है। किताब में लिखा हुआ था सोने की चम्मच, मतलब इससे अनुमान लगाया कि उस समय के लोग सोने का प्रयोग करते थे। तो ये दो अपने पास में जानकारी के स्रोत होते हैं, तीसरा नहीं होता है। कुछ लोग लिखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, अरे तो वो भी तो लिखित साक्ष्य ही होता है, वो भी तो आपके लिखित साक्ष्य ही होता है। ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। अब देखो आप लोग यहां पर समझना, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है भैया, वह काल जिसके पुरातात्विक अवशेष तो आपके प्राप्त हुए हैं, लिखित प्रमाण आपके प्राप्त नहीं हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। पहली डेफिनेशन तो यही याद रखना, ठीक है ना। हाँ जी, पहली डेफिनेशन तो यही याद रखना कि सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक अवशेष तो प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। पहली बात, बहुत आसान सी बात है ना। फिर देखो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसके पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित प्रमाणों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब कि एक प्रकार से ये क्या हो जाएंगे आपके अपठनीय हैं, लिखित प्रमाणों को अभी तक भी नहीं पढ़ा गया है, तो वो आपके कौन सा काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके तो लिखित प्रमाण मिले ही नहीं ना, तो नहीं मिले तो आपके प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, वो आपके आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और ध्यान रख लेना, आपके पुरातात्विक अवशेष मिले भी हैं, प्राप्त भी हुए हैं और आसानी से पढ़े भी गए हैं। ध्यान रखना, दोनों ही मिले हैं और लिखित साक्ष्य आपके प्राप्त भी हैं और पढ़ने योग्य भी हैं, मतलब कि पठनीय हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। कौन कहता है कि लंबी लंबी डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है रे इसका। इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में ध्यान रखना कि आपके पुरातात्विक, देखो कितनी आसान बात है, पुरातात्विक अवशेष तो तीनों के ही प्राप्त हुए हैं ना, तो उसको तो हटा दो, सीधे आ जाओ लिखित प्रमाण पर कि लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, प्रागैतिहासिक काल। हुए हैं लेकिन ध्यान रखना पढ़े नहीं गए हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर ध्यान रखना आप लोग, प्राप्त हुए हैं और पढ़े भी गए हैं, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, ये चीज अच्छे से याद रखना, कोई दिक्कत इसके अंदर। फिर आगे की बात देखो, इसके बाद में ये जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो यहां पर हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। कौन से काल का अध्ययन करेंगे, तो यहां पर हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, मेरे को चित्रकला तक पहुंचना है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। इसके अंदर अपन पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। अब आगे देखो इसके बाद में, अब बोले सर ये जो पाषाण काल है ना, ये जो पाषाण काल आप लोग देख रहे हैं ना, इस पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं, तो भैया पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, ये जो पाषाण काल है इसको अपन फिर 3 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से 3 भागों में बांटेंगे, वो भी आप लोग इधर नजर डालना भैया एक बार, ठीक है ना। मैंने कहा कि पाषाण काल को कितने भागों में बांट दो, पाषाण काल को वापस 3 भागों में बांट दीजिए। नंबर 1 हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके, जो पुराना था उसको नाम दिया पूरा पाषाण काल, जरूर याद रखना। तो जो पुराना है वो पूरा पाषाण काल, जो नया है वो नव पाषाण काल, जो नया है वो नव पाषाण काल। आई बात समझ में, जो नया होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नव पाषाण काल। जो दोनों के बीच में आया, तो दोनों के बीच में आया तो मध्य पाषाण काल। दोनों के बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच में आया तो मध्य पाषाण काल। लो साहब ये याद रखना। अब
एक बात और करूंगा आखिरी, फिर यहाँ पर ये जो पूरा पाषाण काल आप लोग देख रहे हैं, इस पूरा पाषाण काल को फिर कितने भागों में बांटूंगा, इसको भी 3 भागों में बांटूंगा। ध्यान से सुन लेना, जो पूरा पाषाण काल है, जो निचला निचला स्तर है उसको निम्न पूरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना है वो आपके निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पर, वो आपके निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनना, इधर जो आपके ये निम्न है तो ये उच्च होगा, ये निम्न है तो जो सबसे ऊपर वाला है वो आपके उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा। और जो दोनों के बीच में आता है, इतिहास में तो हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं रे, यहाँ पर केवल मुझे चित्रकला तक पहुंचना है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये आपके उच्च पूरा पाषाण काल और दोनों के बीच में था, इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल, दोनों के बीच में था इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल अपन इसको बोलेंगे भाई। आप समझो मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर आपके किसका उद्भव हुआ था भाई। तो यही तो मैं आपको पूरी जानकारी देना चाह रहा हूं इतनी देर से। और मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं भैया, कि ये जो आपके उच्च पूरा पाषाण काल है, इस उच्च पूरा पाषाण काल में आपके किसका उद्भव हुआ था भैया, तो इसी के अंदर जाकर के आपके चित्रकला का उद्भव हुआ था। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना कि यहीं पर आकर के आपके किसका उद्भव हुआ था, तो यहीं पर आकर के आपके चित्रकला का उद्भव हुआ था। पूरी की पूरी बात केवल इसके लिए मुझे बतानी पड़ी है आपको। ये जो पूरा रायता अपन ने फैलाया ना, वो केवल और केवल इसीलिए फैलाया भैया। समझ गए मेरी बात को, ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो ये जरूर याद रखना, चित्रकला का उद्भव कौन से काल में माना जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल। और ये मैंने क्यों बताया, कुछ लोग क्या करते हैं, मध्य पाषाण काल बता देते हैं, सरासर गलत है। चित्रकला का उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था, पहली बात। या यूं भी कह सकता हूं मैं, पूरा पाषाण काल के अंत में जाते जाते उच्च पूरा पाषाण काल आ गया था, और ध्यान रखना उसी में चित्रकला का उद्भव हुआ। मतलब पूरा पाषाण काल के अंत में चित्रकला का उद्भव माना जाता है, ठीक है ना। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कि भाई उच्च पूरा पाषाण काल में ही होमोसेपियंस आया था। होमोसेपियंस मतलब ज्ञानी मानव। जब ज्ञानी मानव यहां पर आया तो जब दिमाग होगा तभी तो काम करेगा ना, तो दिमाग होगा तभी तो चित्रकला का उद्भव हुआ। तो पूरी बात यहां पर आकर के टिकती है कि चित्रकला का उद्भव आपके कौन से काल में माना जाता है, उच्च पूरा पाषाण काल में माना जाता है। जरूर याद रख लेना आप लोग। अगला आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब यहीं पर आपके एक चीज में ले लूंगा भैया, इधर देखिएगा आप लोग ध्यान से। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अपने को एक मैप चाहिए रे राजस्थान का, है क्या अपने पास राजस्थान का मैप है, पहले तो देख लेते हैं एक बार अपन, ठीक है ना। बिल्कुल साहब है अपने पास में। तो लो साहब आपके राजस्थान का मैप, यहीं पर मैं आपसे काफी बातें करने वाला हूं। इसी के अंदर ध्यान से सुन लेना मेरी एक एक बात को, कि आप लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं तो यहीं पर आपके एक दो बातें मैं करता हूं यहां से आप लोगों से। तो देखो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया भैया, अपने राजस्थान का मैप हो जाएगा। अब राजस्थान के अंदर देखो आप लोग, सबसे पहली बात राजस्थान में अपने से पूछेगा कि ये जो आप जिस राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, चित्रकला का चैप्टर यहां से शुरू हो जाता है भैया। इससे पहले एक बेसिक नॉलेज दी थी मैंने आपको। अब देखो आप लोग राजस्थान में उच्च पूरा पाषाण काल, राजस्थान में उच्च पूरा पाषाण कालीन चित्रकला, कि राजस्थान में उच्च पूरा पाषाण कालीन चित्रकला, जरूर याद रखना कि राजस्थान के अंदर उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला के साक्ष्य कहां कहां से मिले। उससे पहले एक बात और सुन लो भैया, उससे पहले ध्यान रख लेना, जो यहां से आपको उच्च पूरा पाषाण कालीन जो चित्र मिले हैं वो सारे के सारे आपके क्या मिलेंगे, गुफा चित्र। बोलो क्या मिलेंगे आपको, तो वो सारे के सारे आपके गुफा चित्रकारी, गुफा में चित्रकारी जो की गई है उसके प्रमाण मिलेंगे, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जरूर याद रखना। कोई ऐसे नहीं है कि वैसे पेंटिंग मिली है, केवल गुफाओं के अंदर चित्र मिले हैं, वो आपको जरूर याद रखना है। और गुफा चित्रकारी में दो बातें, एक बात तो ये याद रखना कि इनके अंदर कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है। सुनना ध्यान से, कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, तो इसके अंदर आपके पेट्रोग्लिफ विधि का प्रयोग किया गया है। बोले सर हमें तो समझ में नहीं आती ये पेट्रोग्लिफ विधि क्या है, अभी वो भी बता दूंगा मैं आपको।
तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर आपके पेट्रोग्लिफ विधि का प्रयोग हुआ है और रंग भरते समय आपके प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, उस समय रंग थे ही नहीं भैया, तो ये आपके प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मानव द्वारा किया गया है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मानव द्वारा किया गया। अरे पेट्रोग्लिफ विधि क्या होती है? छीनी हथौड़ी अपने होती है ना, कारीगर काम में लेते हैं छीनी हथौड़ी, ध्यान रखना। तो छीनी हथौड़ी से क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया, कोई भी मानव की आकृति बना दी, छीनी हथौड़ी से आपके चित्र बनाए गए हैं। समझ गए मेरी बात को? और ये छीनी हथौड़ी किसकी होती थी? ये भी पत्थर की होगी। क्यों? क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल में बात कर रहे हो, तो चित्र को क्या करते थे? उकेरते थे, बाहर निकला हुआ चित्र होता था एकदम, तो छीनी हथौड़ी से उसको खोद करके वहां पर चित्र बना देते थे और उसके अंदर प्राकृतिक रंग भर देते थे। ये पेट्रोग्लिफ विधि होती है आपके। तो इन चित्रों में पेट्रोग्लिफ विधि का प्रयोग किया है। राजस्थान में कहां कहां से इसके प्रमाण मिले हैं वो देखो आप लोग ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करता हूं कि ये अपने पास में क्या आ जाएगा भैया? बोले ये अपने पास में सर सीकर है। ये क्या है भाई साहब? तो ये आपके सीकर हो जाएगा। फिर ये अपने पास में यहां पर क्या है भैया? तो यहां पर बोले सर अपने पास में जयपुर है। बोलो क्या आ जाएगा आपके? तो ये जयपुर हो जाएगा भैया। फिर क्या आ जाएगा आपके? बोले ये सर अपने पास में अलवर है। बोलो क्या आ जाएगा आपके? तो ये अपने पास में यहां पर क्या है भैया? तो ये अपने पास में यहां पर अलवर है। तो अलवर से भी प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना, अलवर से भी प्रमाण मिले हैं। अलवर के बाद में ये क्या है भैया? तो बोले सर ये यहां पर भरतपुर है। तो भैया भरतपुर से भी प्रमाण मिले हैं, ये भी याद रखना आप लोग, भरतपुर से भी प्रमाण मिले हैं। फिर ये अपने पास में क्या है भाई साहब? तो ये अपने पास में कोटा है। तो कोटा से भी प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात को? ये कोटा अपने पास में हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में बोले सर अपने पास में यहां पर ये क्या स्थित है भैया? तो यहां पर ये अपने पास में बूंदी है, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? तो ये कोटा के बाद में अपने पास में यहां पर बूंदी है भैया। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये बूंदी हो जाएगा अपने पास में। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन बूंदी के बाद में, देखो आप लोग, तो ये अपने पास में बूंदी हो जाएगा। और बूंदी के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो एक अपने पास यहां पर, तो ये अपने पास में एक जगह है जिसका नाम है अजमेर। जरूर याद रखना कि यहां से आपके राजस्थान में उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रकला कहां कहां से अपने को प्राप्त हुई है वो याद रखना भैया। समझ में आ गई बात यहां पर? तो देखो आप लोग, सबसे पहले सीकर, सीकर के अंदर जगह पड़ती है जिसका नाम है आपके सोहनपुरा, ध्यान रखना। तो सीकर में तो प्रमाण मिले हैं आपके कहां से? सोहनपुरा से प्रमाण मिले हैं। जबकि जयपुर में कहां से मिले हैं? तो जयपुर में मिले हैं आपके बैराट से। जयपुर में कहां से मिले हैं आपके? बैराट, जो कि अब ये जो बैराट है ना, ये बैराट अब आपके कोटपुतली बहरोड का पार्ट है वैसे। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है। बाकी ये आपके कोटपुतली बहरोड का पार्ट है, ध्यान रख लेना। नया जिला बना है ना कोटपुतली बहरोड, वहां से आपके प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना। अलवर के अंदर जो प्रमाण मिले हैं ना, अलवर में जो प्रमाण मिले हैं वो आपकी जगह है हरसोरा। एक तो हरसोरा नाम की जगह है, एक आपके डडीकर। हरसोरा के अलावा एक क्या हो जाएगा आपके? हरसोरा के अलावा एक जगह डडीकर, ध्यान रखना। तो अलवर में हरसोरा और डडीकर ये दो ऐसी जगह हैं जहां से आपके प्रमाण मिले हैं। समझ गए मेरी बात को? चलो साहब, भरतपुर के अंदर जो प्रमाण मिले हैं वो मिले आपके दर नामक स्थान से। कौन सी जगह से? दर। कोटा में जो प्रमाण मिले हैं वो आपके एक तो अलनिया से मिले हैं, ध्यान रख लेना। अलनिया और अलनिया के अलावा एक मुकुंदरा, अलनिया और अलनिया के अलावा मुकुंदरा से ये प्रमाण मिले हैं। लो साहब, अलनिया और अलनिया के अलावा मुकुंदरा के अंदर। बूंदी में बात करते हैं तो देखो बूंदी में आपके कहां कहां से मिले हैं भैया? बूंदी में एक तो गरदड़ा सुपर इंपोर्टेंट है, ये प्राचीन स्थल याद करना, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है गरदड़ा। ऐसे ही देखो आप लोग, दूसरी जगह आ जाएगी आपकी भीमलत। बूंदी में एक जगह पड़ती है भीमलत। ऐसे ही बूंदी में एक नदी है छाजा नदी, उस छाजा नदी के पास से भी अपने को चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग, नैमाणा, बूंदी में एक जगह नैमाणा, वहां से भी प्रमाण मिले हैं। और बूंदी में एक जगह सिसोन, कौन सी जगह आ जाएगी? सिसोन। तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ना, इन सब जगहों से आपके चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। अच्छे से ध्यान से सुन लेना भैया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं आपसे, फिर सुनो आप लोग, अच्छे से सुनना मेरी बात को। बोले सर अजमेर रह गया, बिल्कुल अजमेर में भी लिख दूंगा मैं, बूढ़ा पुष्कर। अजमेर में एक जगह बूढ़ा पुष्कर।
तो ये बूढ़ा पुष्कर से भी आपके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में जो चित्रकला के आप प्रमाण देख रहे हैं ना, ये सबसे पुराने प्रमाण है, ये सबसे पुराने प्रमाण है, ध्यान रखना, उच्च पुरा पाषाण काल के हैं। अब इनमें भी इंपॉर्टेंट बात देखो आप लोग, कल को अपने से पूछे कि भैया बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से मिली है, जरूर याद रखना मेरी बात को, कि अपने से पूछे कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से प्राप्त हुई है, तो भैया बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग आपके गरदड़ा बूंदी से मिली है, जरूर याद रखना आप लोग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के जो प्रमाण मिले हैं ना, वो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण आपके गरदड़ा। अरे रॉक पेंटिंग मतलब कि शैल चित्र, चट्टानों पर बने हुए चित्र। बर्ड राइडर मतलब कि पक्षी पर सवार मानव, पक्षी पर सवार मानव का शैल चित्र कहां से मिला है, गरदड़ा से, कि एक मानव पक्षी पर बैठा हुआ है। लेकिन अगर पेपर में पूछे सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, ध्यान रखना, अगर अपने से पेपर में पूछता है सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर राइडर नहीं है, चट्टानों पर सबसे ज्यादा पक्षियों के चित्र, चट्टानों पर सबसे ज्यादा पक्षियों के चित्र, जरूर ध्यान रखना, यहां पर राइडर शब्द नहीं है, यहां पर सबसे ज्यादा बर्ड, बर्ड मतलब पक्षियों के चित्र पूछ रहा है, तो वो आपके बैराट से मिले हैं। इसीलिए बैराट को क्या कहते हैं, इसीलिए बैराट को कहते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला। कल को अपने से पूछ लेना तो बैराट को क्या कहेंगे अपन, प्राचीन युग की चित्रशाला अपन बैराट को कहेंगे, याद रखना आप ये बात। और तीसरी बात और सुन लो इसके अंदर, यहां से किस किस के चित्र मिले हैं भाई, अगर ये चित्र आप लोग बता ही रहे हो तो किस किस के चित्र मिले हैं यहां से, अरे भैया यहां से मानव का चित्र मिला है, ध्यान रखना, यहां से सूर्य का चित्र मिला है, यहां से बाघ का चित्र मिला है, यहां से हिरण का चित्र मिला है, ठीक है ना, यहां से बतख का चित्र मिला है। तो ये चित्र अपने को यहां बैराट से मिले हैं। जबकि दर है, दर से भी अपने को चित्र मिले हैं भैया, और दर से अपने को किसके चित्र मिले हैं वो देखो आप लोग, तो दर से एक तो स्वास्तिक का चित्र मिला है, साथ्या जिसको अपन बोलते हैं, साथ्या स्वास्तिक, ध्यान रख लेना आप लोग, स्वास्तिक का चित्र मिला है, ध्यान रखना। दर से ही अपने को बाघ का चित्र भी मिला है, दर से ही अपने को हाथी का चित्र भी मिला है, और दर से ही अपने को बारहसिंगा का चित्र भी मिला है। तो ये जो चित्र लिखे ये सब आपके कहां से मिले, ये आपके दर से मिले, तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रखना। तो पूरे मैप के थ्रू मैंने आपको पूरी बात बताई है, समझ गए मेरी बात को, बताओ आप लोगों को समझ में आई क्या, तुरंत कमेंट करके बताओ, समझ गए क्या मेरी बात को। हाँ जी, क्लियर है क्या मेरी बात, बताइए आप लोग, पूरी बात समझ में आ गई क्या, मैप के थ्रू जो मैंने आपको यहाँ पर चीज बताई, क्या वो आपको समझ में आ गई। और यही आपके राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, अब इसके बाद में आगे बढ़े। हाँ जी, कमेंट वमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा समझ में आई कि नहीं आई ये तो बता दिया करो कम से कम। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो आप लोग, इसके बाद में क्या बात आती है अपने पास में। अब कुछ प्रश्न यहां पर ले लेते हैं भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो आपके आ जाती है उनको एक बार मैं यहां पर बता देता हूं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो आप लोग, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा आपके ये हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार 3 क्वेश्चन ले लेते हैं ना। नंबर 1 देखो आप लोग यहां पर, नंबर 1 अपने से पूछता है कि जो आपके अलनिया है ना, अलनिया जो कि कोटा के अंदर है, इस अलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। अलनिया के अंदर आपके जो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं, इन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको देंगे भैया, तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय, पहला प्रश्न किसको दिया जाएगा ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरा देखो आप लोग यहां पर, दूसरा अपने से क्या पूछता है, दूसरा पूछता है हाड़ौती के, हाड़ौती मुख्यतः ध्यान रखना चंबल घाटी, हाड़ौती और मुख्यतः क्या आपके चंबल घाटी की बात कर रहा है। हाड़ौती में शैल चित्र जो चट्टान पर बने हुए चित्र हैं, उन शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाएगा। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं आपके, अलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय तो किसको देंगे, और आपके हाड़ौती के अंदर और
ये जो आपके चित्र हैं शैल चित्र, इनकी खोज का श्रेय किसको देंगे। फिर ऐसे ही ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, मतलब कि पहली, जिसको अपन प्राचीन भी कह सकते हैं, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, मतलब जिसमें आपके चित्र बने हुए हैं, वो गुफा आपकी कौन सी है, ये आपको बताना पड़ेगा। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा भी आपको बतानी पड़ेगी। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पकड़ो, आपसे पूछ लेगा कि ये भी बता दो कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो मैप के थ्रू मैंने आपको ये सारी बात बताई यहाँ पर। अब इसके बाद में देखो आप लोग कि अल्निया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाएगा, डॉक्टर जगत नारायण। आई बात समझ में, डॉक्टर जगत नारायण को अपन ये श्रेय देते हैं भैया, डॉक्टर जगत नारायण। फिर ध्यान रखना, हाड़ौती चंबल घाटी में चित्रों की खोज का श्रेय किसको देंगे, तो वी.एस. वाकणकर। ठीक है ना, किसको दिया जाएगा, आपके वी.एस. वाकणकर को अपन ये श्रेय देंगे, ये भी याद रखना आप लोग, वी.एस. वाकणकर। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है भैया, बाकागांव भीलवाड़ा, जो आपके बाकागांव है भीलवाड़ा, वहां से अपने को पहली गुफा मिली है जो कि आपके डिजाइनदार है, चित्र बने हुए हैं जिसके अंदर, वो बाकागांव भीलवाड़ा। और राजस्थान का पहला चित्रकार कौन है, श्रृंगधर। बोलो कौन हो जाएगा, श्रृंगधर। जरूर याद रखना, इसके बारे में तो बताता हूं क्या याद रखना है। पहली बात, श्रृंगधर कौन सी शताब्दी का चित्रकार है, 7वीं शताब्दी। श्रृंगधर का संबंध कौन सी शताब्दी से है, 7वीं शताब्दी से संबंध है। बाकी इधर देखो आप लोग, सबसे पहली बात श्रृंगधर की क्या आती है, ये चित्रकार कहां पर था, तो अपने जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है ना, मरु प्रदेश, उन मरु प्रदेश के राजा, और मरु प्रदेश के राजा का नाम था शीलभद्र। ध्यान रखना, मरु प्रदेश के राजा का नाम क्या था, शीलभद्र। और उनका दरबारी चित्रकार था कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में बताया जाता है कि ये उनका दरबारी चित्रकार था, सबसे पहली बात। ठीक है ना, दरबारी चित्रकार था। समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर देखो आप लोग यहाँ पर इसके आगे बात करते हैं। फिर ये जो श्रृंगधर है, इसको कहा जाता है, चित्रकला की एक शैली होती है यक्ष शैली, तो ये ध्यान रखना, इसको कहा जाता है पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्मदाता। जो आपके पश्चिमी भारत है, उस पश्चिमी भारत में इसको कहते हैं यक्ष शैली का जन्मदाता। तो ये भी ध्यान रखना, पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्मदाता कौन हो जाएगा, तो वो भी आपके श्रृंगधर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो वो भी आपके श्रृंगधर हो जाएगा। तीसरी बात देखो आप लोग, ये जो श्रृंगधर है, इसकी तीसरी बात सुनना आप लोग, मेरी क्या बता रहा हूं, इसका कोई चित्र मिला है क्या, अरे चित्र नहीं मिला, तो फिर कैसे पता कि आपके पहला चित्रकार था, बिना चित्र मिले ही। भैया इसका उल्लेख करता है आपके, कौन उल्लेख करता है, तो इसका उल्लेख आपके तिब्बती इतिहासकार, अपने एक तिब्बती इतिहासकार, और तिब्बती इतिहासकार का नाम क्या है, तिब्बती इतिहासकार का नाम है तारानाथ। बोलो क्या नाम हो जाएगा, तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ द्वारा और आपके उल्लेख किया गया है किसका, तो भैया श्रृंगधर। तो देखो वही तो मैं आपको कह रहा हूं, श्रृंगधर के तो लिखित प्रमाण मिले हैं, समझ गए, केवल और केवल क्या मिले हैं, आपके लिखित प्रमाण मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर, 7वीं शताब्दी के अंदर, मरु प्रदेश के राजा शीलभद्र का दरबारी चित्रकार था। पश्चिमी भारत में इसको यक्ष शैली का जन्मदाता कहते हैं, और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ इसका उल्लेख करता है, वहीं से अपने को इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर कीजिए भैया, फटाफट फटाफट से क्लियर करना भाई इसको। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। तो देखो इसके बाद में आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब आपने सारी चीजें बताए जा रहे हो आप एक एक, पहली गुफा भी आपने बता दी, पहला आपने चित्रकार भी बता दिया, तो फिर लगे हाथ ये भी बता दो आप लोग कि राजस्थान में प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, राजस्थान में प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, मतलब कि वे ग्रंथ जिनका चित्रण हुआ और वो अभी भी आपके उपलब्ध है। राजस्थान में उपलब्ध प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, मैंने क्या कहा कि भैया जिनका चित्रण हुआ और वो अभी भी आपके उपलब्ध हैं, वो आपके कौन से हो जाएंगे, तो इधर ध्यान दो भैया। राजस्थान में उपलब्ध प्राचीन चित्रित ग्रंथ, पहली बात तो ध्यान रखना, ये ग्रंथ आपके कितने हैं भैया, 2 ग्रंथ है भैया। आई बात समझ में, एक एक चीज को ध्यान से सुन लेना भाई।
जिसको नहीं समझ में आ रहा ना वो भी ध्यान से इधर देना देखना। आपने बोला उपलब्ध प्राचीन चित्रित ग्रंथ, पहली बात तो वो आपके कब के हैं, 1060 ईस्वी के हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही आता है कि वो दोनों के दोनों ग्रंथ ही आपके 1060 ईस्वी के हैं, ध्यान रख लेना। अरे तुम कहां से हो कहां से नहीं हो वो तुम बाद में डिसाइड कर लेना, आई बात समझ में, वो तुम बाद में डिसाइड कर लेना, अभी तुम पढ़ने में ध्यान दे दो थोड़ा सा, समझ गए। हाँ मैं वहां से, ठीक है ना, मिल भी लो, फिर तुम है ना, मिल भी लो और मिल मिला करके तुम लोग, हाँ भाई एक चाय पानी पियो आराम से, है ना, एक जना रोटी बना लो, एक जना सब्जी बना लो, मदद करना एक दूसरे की, ठीक है ना। हाँ तो ये दोनों ही आपके 1060 ईस्वी के हैं, ठीक है। एक ग्रंथ का नाम तो क्या हो जाएगा, ओद निरुक्ति वृत्ति। भैया जिसको मेंस लिखना होता है ना वो तो पूरा का पूरा याद कर लेना, जिसको मेंस लिखना है ना वो तो पूरा याद करना, और जिसको मेंस नहीं लिखना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही याद करने हैं वो भले ही चाहे इतना सा याद कर लेना। ओद, ओद से भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके ओद निरुक्ति वृत्ति। तो एक ग्रंथ तो ओद निरुक्ति वृत्ति हो जाएगा, और दूसरा ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो दूसरे का नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। क्या नाम आएगा दूसरा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। तो ये भी जरूर याद रखना। तो दूसरे ग्रंथ का नाम हो जाएगा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। समझ गए मेरी बात को यहां पर, ठीक है ना। तो एक तो ओद निरुक्ति वृत्ति और एक 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये दोनों ग्रंथों के नाम जरूर याद रखना भैया। मैंने कौन कौन से बोले, ओद निरुक्ति वृत्ति मैंने बोला, और कौन सा बोला, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी भी मैंने बताया। तो ये दो ग्रंथ जरूर याद रखना। क्यों, क्योंकि हाँ जी प्री ये, तो इधर देखो आप लोग यहाँ पर, फिर एक चीज और अच्छे से ध्यान रखना, ये जो दोनों के दोनों आपके ग्रंथ है ना, इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है, इन दोनों ग्रंथों को हम लोग कहते हैं भारतीय कला का दीप स्तंभ। कल को गलती कर दोगे इसलिए पहले ही बता रहा हूं, ये जो दोनों ग्रंथ हैं इन दोनों ग्रंथों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इन दोनों ग्रंथों को अपन बोलते हैं भारतीय कला का दीप स्तंभ। जरूर याद रखना कि इनको अपन क्या बोलेंगे भैया, तो इनको अपन भारतीय कला का दीप स्तंभ बोलते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये याद करना इसके अंदर कि ये जो आपके भारतीय कला का दीप स्तंभ और ये दोनों आपके कहां पर मिलेंगे, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ठीक है ना। हाँ जी, कहां पर हो जाएगा आपके, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जरूर याद रखना। ये दोनों के दोनों आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, और ये जो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है ये आपके कहां पर है, तो ये आपके जैसलमेर में है। तो ये दोनों ही ग्रंथ आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में उपलब्ध हैं। समझ में आ गई बात यहां पर। तो ये पूरी चीज समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी के हैं। कितने ग्रंथ हैं, दो हैं, ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी दोनों को ही क्या कहते हैं, भारतीय कला का दीप स्तंभ कहते हैं। और ध्यान रखना ये दोनों ही आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर के अंदर आज भी रखे हुए हैं, आज भी रखे हुए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। समझ गए क्या मेरी बात को, कोई दिक्कत इसके अंदर फटाफट से बताइए, क्लियर कर लो इसको भी आप तुरंत तुरंत फटाफट से क्लियर करो भैया, फिर आगे की बात करते हैं। फिर इसके बाद में देखो आप लोग, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अपने पास में और क्या बात आती है, सुनिएगा आप लोग। इसके बाद में दो बातें यहां पर करूंगा मैं, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर अलग होती हैं। पहले तो मैं बात करूंगा कि राजस्थान में प्राचीन चित्र संग्रहालय, कि राजस्थान में प्राचीन चित्र संग्रहालय, कि राजस्थान में आपके कौन कौन से प्राचीन चित्र संग्रहालय मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे भैया। राजस्थान में प्राचीन चित्र संग्रहालय, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी तरफ मैं बात क्या करूंगा यहां पर, राजस्थान में दूसरे नंबर पर बात करूंगा, राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में, जो अपने चित्रकला है, तो राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं, राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं आपके चित्रकला के क्षेत्र में काम कर रही है, तो राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं, उनके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो एक तो राजस्थान में आपके चित्र संग्रहालय हो जाएंगे और दूसरा आपके राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं। तो देखो सबसे पहले तो संग्रहालय देखो आप लोग, नंबर 1
पोथी खाना, पहला आ जाएगा पोथी खाना। और ये पोथी खाना कहाँ है भैया? तो ये पोथी खाना आपके सिटी पैलेस जयपुर में है। सीधे याद रख लेना, अपने बहुत गजब का प्रश्न बनता है ये तो, कि पोथी खाना कहाँ है भैया? तो पोथी खाना सिटी पैलेस जयपुर में है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर देखो आप लोग, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपके? तो दूसरे नंबर पर आएगा मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। तो ये भी याद रखना कि मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो ये मेहरानगढ़ के अंदर है। मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ जोधपुर, जो दुर्ग है ना अपना मेहरानगढ़, हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये आपके मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। मान सिंह जी ने बनवाया था, इसलिए नाम रखा मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। हाँ, दोनों ग्रंथ के चित्रकार पाटिल नहीं है। वैसे वो भी आप जो कह रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा गलत है वो मामला। फिर भी आप लोगों को अगर लगता ही है तो मैं बता देता हूं, दोनों का चित्रकार पाटिल नहीं है रे, ध्यान रखना, दोनों के चित्रकार का नाम है ए लेखाकार पाहिल। वो थोड़ा सा चेंज कर, मतलब वैसे दोनों का मैं बता भले ही देता हूं, लेकिन ये पूरा अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछता नहीं है। ए लेखाकार पाहिल, ये लो, ए लेखाकार पाहिल ये माना जाता है इनका चित्रकार, लेकिन अपने अप्रूव नहीं है तो अपन मानेंगे नहीं ये वाली बात। तो मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तीसरे नंबर पर देखो आप लोग, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, तो ये जो आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, ये कहां पर है भैया? तो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार आपके हो जाएगा जैसलमेर, ये अपने जैसलमेर में है। तो ये प्राचीन संग्रहालय याद रखना आप लोग। पोथी खाना आपके जयपुर सिटी पैलेस में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है, जैसलमेर में आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार हो जाएगा। नंबर 4 सरस्वती भंडार उदयपुर में है। सरस्वती भंडार, बोलो कहां है सरस्वती भंडार? तो भैया सरस्वती भंडार आपके उदयपुर में है। नोट लगाऊं कि यहीं पर एक देखना आप लोग, इधर एक नोट लगाता हूं इंपोर्टेंट, सबकी नजरें इधर। सरस्वती भंडार याद कर गए, लेकिन पेपर में पूछ रहा है भैया सरस्वती मंदिर, ध्यान रखना, पेपर में पूछ रहा है सरस्वती मंदिर कहां है भैया? पिलानी, ठीक है ना, सरस्वती मंदिर पिलानी। पिलानी बोले तो झुंझुनू, पिलानी झुंझुनू। और सुनो, सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकरी नहीं है, फतेहपुर सीकरी तो आगरा के पास है, ये फतेहपुर स्थान है अपने सीकर। देखो आप लोग, सरस्वती मंदिर पूछ रहा है तो पिलानी झुंझुनू में है, और सरस्वती पुस्तकालय पूछ रहा है तो फतेहपुर सीकर में है। चलो नोट बताया था ये तो मैंने आपको। नंबर 5 चित्रशाला या रंगशाला, आगे चलकर पढ़ेंगे। बूंदी के अंदर महाराजा उम्मेद सिंह जो हैं वो बनवाएंगे इसको। तो चित्रशाला रंगशाला आपके तारागढ़ में है। तारागढ़ अजमेर वाला नहीं है रे, तारागढ़ बूंदी वाले की बात करो, हाँ, तारागढ़ बूंदी जो है उसकी बात कर रहा है। फिर नंबर 6 देखो आप लोग। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि ये जो चित्रशाला या रंगशाला है ना, इसमें दीवार पर बहुत चित्र बने हैं, और जो दीवार पर चित्र होते हैं उनको अपन बोलते हैं भित्ति चित्र। इसीलिए रंगशाला चित्रशाला को क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। नंबर 6 पर आपके आ जाएगा माधो सिंह संग्रहालय। नंबर 6 पर क्या आ जाएगा आपके? माधो सिंह संग्रहालय। अरे माधो सिंह जी तो आपके जयपुर में राजा हुए हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, अपने कोटा के अंदर, अगर कोटा में चौहान वंश को लेकर के गए थे वो माधो सिंह जी लेकर के गए, तो माधो सिंह संग्रहालय आपके कोटा में हो जाएगा। और जो पेपर में नहीं पूछेगा वो है अलवर संग्रहालय। आप सोचो कितने गजब का प्रश्न बनाएगा, 4 नाम इधर 4 नाम उधर, मिलान करो, बना सकता है ना ये आपके। तो ध्यान रखना, अलवर संग्रहालय आपके कहां पर है? अलवर में है। क्यों ही पूछना रे बिना मतलब ही। तो ये लो साहब, ये आपके मैंने क्या बता दिए कि अपने राजस्थान में प्राचीन चित्र संग्रहालय कौन कौन से हैं। फिर ये तो प्राचीन चित्र संग्रहालय, वर्तमान में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे देखो आप लोग, नंबर 1 अंकन, संस्था का नाम ही अंकन है भैया, अंकन, ठीक है ना। फिर देखो आप लोग, इसके बाद में क्या आ जाएगा? अंकन के बाद में एक चितेरा, संस्था का नाम है चितेरा, और चितेरा के अलावा धोरा।
एक संस्था है जिसका नाम है मयूर, क्या नाम आएगा, मयूर। और एक ध्यान रखना, एक संस्था जिसका नाम क्या है, टी टैप। टी टैप ध्यान रखना, टी टैप जरूर याद रख लेना, टी टैप। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब है टकमन 28, टकमन 28। टी का मतलब फिर क्या होता है, तुलिका कलाकार परिषद, तुलिका कलाकार परिषद, ध्यान रखना आप लोग। तुलिका कलाकार परिषद। फिर टी टैप में ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आज। और फिर पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ध्यान रखना। ये संस्था के नाम है भैया, अभी बताऊंगा कौन सी संस्था कहां पर काम कर रही है। फिर और देखो आप लोग इधर, पग, संस्था का नाम ही क्या है, पग। या पहले बड़ी संस्थाओं के नाम लिख लेता हूं, तो इधर ध्यान देना। एक आपके आ जाएगा सबसे पहले राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, जरूर ध्यान रखना, राजस्थान ललित कला अकादमी। जवाहर कला केंद्र, ठीक है, जवाहर कला केंद्र। कई लोग तो समझ गए होंगे कहां पर है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग, जवाहर कला केंद्र के बाद में क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। और ये जो क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप है इसको अपन क्या बोलते हैं, रचनात्मक कलाकार समूह, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इसको अपन, रचनात्मक कलाकार समूह। तो इसको अपन रचनात्मक कलाकार समूह भी बोलते हैं। क्रिएटिव मतलब कि आपके क्या हो जाएगा, क्रिएटिव मतलब कि रचनात्मक, आर्टिस्ट मतलब कलाकार समूह, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक संस्था है पग, आयाम और कलाव्रत, पग, आयाम और कलाव्रत। इन सब के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। अब जो मेन बात आती है वो इन सब के बारे में आपके आ जाएगी भाई, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया। ठीक है ना। इन संस्थाओं के बारे में अगर अपन बात करें कि ये संस्थाएं आपके कहां पर स्थित हैं, तो सभी का ध्यान इधर। तो देखो आप लोग, सबसे पहले ये भाई, ये तो आपको याद हो जाएगा मुझे पता है, ये तो आपको क्योंकि इतिहास में भी आता है, यहां भी आ गया भैया। याद करने का मेन काम तो यहां पर आ रहा है ना अब, कि ए फॉर अंकन, बी फॉर भीलवाड़ा, ए फॉर अंकन, बी फॉर भीलवाड़ा, याद रखना। ए फॉर अंकन, बी फॉर भीलवाड़ा, जरूर याद रखना। चितेरा और धोरा मारवाड़ी वर्ड है, चित्र बनाने वाला चितेरा और रेत के होते हैं धोरे, मारवाड़ी वर्ड है। मारवाड़ बोले तो जोधपुर, चितेरा और धोरा जोधपुर। मयूर मतलब कि मोर, मोर कहां नाचा, वन में नाचा, किसने देखा, पता नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, मयूर कहां आ जाएगी आपके, मयूर वनस्थली में हो जाएगी, वन में नाचा ना तो वनस्थली टोंक, वनस्थली टोंक। ये चारों की चारों टी टैप, टी टैप आपको कहां मिलेगी, उदयपुर में। ये जो टी टैप है ये कहां है आपके, उदयपुर में है, ध्यान रखना। टकमन 28, तुलिका कलाकार परिषद, आज और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और ये जितनी भी बच गई ना, ये सारी की सारी आपके कहाँ हैं, ये सब आपके जयपुर में है। चाहे उसमें ललित हो, चाहे जवाहर हो, चाहे क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप हो, चाहे पग हो, चाहे आयाम हो, चाहे कलाव्रत हो। तो ये तो ध्यान रखना, ए फॉर अंकन, बी फॉर भीलवाड़ा, ठीक है ना। ए फॉर अंकन, बी फॉर क्या हो जाएगा, तो ए फॉर अंकन, बी फॉर भीलवाड़ा। फिर देखो जोधपुर में चितेरा और धोरा मारवाड़ी शब्द है। मयूर, मोर, वन, वन में नाचा वनस्थली। टी टैप, टी टैप मतलब टकमन 28, तुलिका कलाकार परिषद, आज और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर देखो आप लोग, तो ललित और जवाहर, ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, पग, आयाम और आपके कलाव्रत। समझ में आ गई बात यहाँ पर, ये आपके जयपुर में है। फटाफट से क्लियर कीजिए इसको भी आप लोग, तुरंत फटाफट से क्लियर कीजिएगा इसको भी। राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं, मतलब वर्तमान में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी अपन। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा कि अपने पास में क्या बात आती है, वो भी आप लोग समझना। तो इसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वो आप लोग देखना भाई एक बार। उसके लिए अपने को इंडिया का मैप चाहिए, तो इंडिया का मैप भी अपने पास है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। ये लो साहब, ये आपके इंडिया का मैप आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अब इंडिया के मैप में क्या बात आती है वो आप लोग समझना भाई, कि भाई इसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या विशेष बातें इसके अंदर आएंगी आपके, उन चीजों को आप लोग देखना भैया। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर 3 पॉइंट अपने को लेने हैं, और वो 3 पॉइंट कौन कौन से लेने हैं वो भी आप लोग इधर ध्यान देना। एक तो आपके ये वाला पॉइंट है, ये महाराष्ट्र है, ये आपके गुजरात है, और ये आपके राजस्थान है। आई बात समझ में? ये 3 पॉइंट अपन ने यहां पढ़ लिए, और 3 पॉइंट में आप लोग देखो, सबसे पहले मैं नाम भी लिख देता हूं इनके। तो ये तो आपके कौन सा हो जाएगा, तो ये साहब ये तो हो गया महाराष्ट्र, ये तो आपके क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके, तो भैया ये लो साहब, ये गुजरात है, ये क्या है आपके, गुजरात है। ये राजस्थान, लेकिन राजस्थान में भी आपको याद रखना है ये मेवाड़ है। कौन सा हो जाएगा ये आपके, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो एक एक चीज को देखना आप लोग, महाराष्ट्र, गुजरात और मेवाड़, महाराष्ट्र, गुजरात और मेवाड़, समझने वाले समझ लेना। महाराष्ट्र के अंदर अपने को मिलती है अजंता की गुफाएं, ध्यान रखना आप लोग, कहां की गुफाएं मिलती हैं, अजंता की गुफाएं। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इन अजंता की गुफाओं के अंदर क्या बने हुए हैं भैया, आपके चित्र बने हुए हैं। ये जो अजंता की गुफाएं है ना, वो आपके क्या है भैया, हाँ सर थोड़ा टाइम दे दो नोट करने के लिए। अरे नोट करने के लिए पीडीएफ दे तो रहा हूं, और क्या ही टाइम चाहिए तुम्हें, पीडीएफ मिल तो रही है। तो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं के अंदर क्या है भैया आपके, मतलब इस गुफा है तो गुफा चित्रकारी होगी, इसके अंदर आपके गुफा चित्रकारी होगी। और ये जो गुफा चित्रकारी है, ये कौन से धर्म से संबंधित चित्र हैं, मुख्यतः ज्यादातर मैं देखता हूं तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं, हालांकि जैन धर्म के भी हैं, लेकिन मुख्यतः आपके बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र इसमें मिलेंगे भैया आपको। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र आपको इसमें मिलेंगे। अब हुआ क्या, अजंता का खेल खत्म, मतलब कि अजंता में जितने चित्र बनने थे बन लिए। अब अजंता के चित्रकार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और सीधे यहां से कहां चले गए, तो ये अजंता के चित्रकार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और यहां से रवाना होकर के और सीधे आपके कहां चले जाएंगे भैया, ये आपके महाराष्ट्र चले गए, ध्यान रखना, वो गुजरात चले गए। ये जो अजंता के चित्रकार हैं, ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए महाराष्ट्र से रवाना होकर के और ये सीधे आपके कहाँ गए, तो महाराष्ट्र से रवाना होकर के ये सीधे आपके गुजरात आ गए, ध्यान रख लेना। कहां पर आ गए आपके, ये महाराष्ट्र से सीधे गुजरात आ गए और गुजरात में रह करके ये चित्र बनाने लगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या आई, दिक्कत ये आई कि भैया इनको आते थे बौद्ध धर्म के चित्र, इनको आते थे बौद्ध धर्म के चित्र बनाना, गुजरात में जैन धर्म का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करें, बोले बनाएंगे चित्र तो बनाएंगे साहब, रोजी रोटी का सवाल, पापी पेट का सवाल है, ठीक है ना। गुफा संख्या 16-17, हाँ बिल्कुल मरणासन राजकुमारी के चित्र है, तो ध्यान रखना, बोले चित्र बनाएंगे साहब हम, जैन धर्म के भी बनाएंगे। लेकिन आदमी को जो चीज आती है ना वो कभी छोड़ नहीं सकता। मुझे कहीं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाओ, पढ़ा दूंगा, कोई जोर थोड़ी आएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा करक रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ से होकर निकलती है बांसवाड़ा में, फिर कुशलगढ़ में भील जनजाति निवास करती है, भील जनजाति में और कुशलगढ़ में जो भील जनजाति है, विवाह के अवसर पर भराड़ी देवी का चित्र बनाती है दीवार पर, भित्ति चित्र होता है जो कि भराड़ी देवी विवाह की देवी मानी गई है। यहाँ भीलों के अंदर ये प्रकार के विवाह होते हैं। घूम फिर के कल्चर पर आ गया ना मैं, तो अपनी औकात है वहीं जाऊंगा। तो ये लोग क्या करते, बौद्ध धर्म के चित्र बनाते, उसके अंदर जैन धर्म का भी, वो जैन धर्म के चित्र बनाते और उसमें थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का इफेक्ट डाल देते। अरे चित्र बनाया, जैन धर्म का बॉर्डर बना दी बौद्ध धर्म जैसी, तो भाई उनको आता ही वही है, तो इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। तो देखो आप लोग, गुजरात में इन्होंने चित्र बनाए, तो गुजरात में जो शैली डेवलप हुई ना, उस शैली का नाम था जैन शैली। क्या नाम हो जाएगा, तो गुजरात में जो शैली डेवलप हुई उसका नाम था जैन शैली। उसी को अपन गुजरात में डेवलप हुई, इसलिए उसी को अपन क्या कहेंगे, गुजरात शैली। लेकिन ध्यान रखना, वो पूर्णतः जैन शैली थोड़ी थी, उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव अपने को बौद्ध का भी दिखाई देने लगा। जब दो चीजें एक साथ चलती है ना, तो वो एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी, स्कूलों क्या होता है भैया, स्कूल्स बोलो ना, आज लेडीजों का महासम्मेलन है। अरे लेडीजों क्या होता है, लेडीज, तुम तो लेडीजों कर दिया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ चल रही है ना, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है,
दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, जब दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है तो दोनों का रूप अलग हो जाता है, जिसको अपभ्रंश बोलते हैं अपन। तो ये जरूर ध्यान रखना। यही गुजरात में आपके जो शैली डेवलप हुई उसका नाम क्या है, अपभ्रंश शैली। तो आपसे पूछे जैन शैली का संबंध कहां से है, गुजरात से। गुजरात शैली का संबंध कहां से है, गुजरात से। अपभ्रंश शैली का संबंध कहां से है, गुजरात से। अब हुआ क्या, गुजरात पर हो गया आक्रमण। ये आपके इधर अपने कौन थे, इधर इधर थे आपके अरबी, इधर आपके अरबी लोग थे। इन अरबियों ने क्या किया, ये जो अरबी हैं इन अरबियों ने आपके गुजरात पर कर दिया भैया आक्रमण, ठीक है ना। ये जो गुजरात है ना, इस गुजरात पर इन्होंने क्या किया भैया, तो ये जो अरबी है ना आपके, इन अरबियों ने आपके गुजरात पर आक्रमण कर दिया भैया। समझ गए मेरी बात को, इन्होंने गुजरात पर क्या कर दिया, तो इन्होंने आपके गुजरात पर आक्रमण कर दिया, ये जो अरबी थे। अब चित्रकार बेचारे क्या करें, चित्रकार गुजरात छोड़ करके भगे भैया यहाँ से। ये जो चित्रकार थे ये गुजरात छोड़ करके भगे, और ये गुजरात छोड़ करके सीधे आपके कहाँ चले गए, तो ये गुजरात छोड़ करके आपके मेवाड़ चले गए। ये गुजरात से सीधे कहाँ चले गए भैया आपके, ये गुजरात से सीधे आपके मेवाड़ चले गए। सर आप बेस्ट पढ़ाते हैं, हम बहुत टीचर देखे हैं, पर जो शांति से आप बोलते हैं वो कहीं नहीं मिला। अच्छा, तो ये ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे चित्रकार गुजरात छोड़ करके कहाँ चले गए, मेवाड़ चले गए। अब वही जाना ही पड़ेगा, मरे थोड़ी। तो ये आपके गुजरात चले गए। इसीलिए आप एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, मेरी जो बात है उसको फोकस करना। मेवाड़, अब मेवाड़ के बारे में बात करूंगा, मतलब कि अपने राजस्थान के अंदर, सुन लेना कान खोल करके, अपने राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मेवाड़ के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है वो समझो आप लोग। मेवाड़ में जाकर के अपने चित्रकला डेवलप हुई थी, जैसा आप देख रहे हैं ना पूरी रामायण जो मैंने आपको बताई, मेवाड़ में जाकर आपकी चित्रकला डेवलप हुई। इसीलिए मेवाड़ को क्या बोलते हैं, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि। कल को अपने से पूछे कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखना, मेवाड़ को, या राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र भी कह सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र भी अपन इसको कह सकते हैं, ध्यान रख लेना। जन्मभूमि भी कह सकते हो, आरंभिक केंद्र भी कह सकते हो भैया। दूसरी बात देखो, मेवाड़ जो है, इसी मेवाड़ को अपन क्या कहेंगे, अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र। क्योंकि अजंता परंपरा यहां से गुजरात, गुजरात से मेवाड़, तो मेवाड़ ने उसको सपोर्ट किया, मेवाड़ ने उन चित्रकारों को अपने पास रखा, तो इसीलिए मेवाड़ को अपन क्या बोलते हैं, अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र। जरूर ध्यान रखना, अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र अपन मेवाड़ को कहेंगे। एक तो जन्मभूमि याद रख लेना और एक निर्वहन केंद्र कहेंगे, दोनों चीज याद रखना। अब इधर सुनो बहुत अच्छे से एक बात जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगी एग्जाम के अंदर। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि या आरंभिक केंद्र पूछे तब तो मेवाड़, राजस्थानी या फिर अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र पूछे तो भी मेवाड़। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मामला चेंज होता है यहां पर। अगर अपने से पूछे कि भैया ये जो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का, ये तो जैन धर्म पर आधारित है, ध्यान रखना। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र, पुराने पेपर उठा के देखना, प्रश्न आया हुआ है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र किसे माना जाएगा, तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र बूंदी को मानते हैं, ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपके, तो यहां पर आपके आंसर हो जाएगा बूंदी। समझ गए, राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक केंद्र क्या होगा, बूंदी। लेकिन सीधे पूछे राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र तो मेवाड़, ये दोनों में अंतर है। विचारधारा मतलब त्याग और बलिदान की जो भावना है, उस पर जो चित्र बने वो आपके बूंदी में सबसे पहले बने। फिर अगला प्रश्न देखो आप लोग, यहीं पर अगला अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला में, ये जो राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला में पहली बात, सर्वाधिक प्रयुक्त रंग, राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक प्रयुक्त रंग, सबसे ज्यादा कौन से रंग का प्रयोग हुआ है, तो वो देखो आप लोग, सर्वाधिक प्रयुक्त रंग। इसके बाद में आप बताना सर्वाधिक चित्रित पक्षी, राजस्थानी चित्रकला में सबसे ज्यादा कौन से पक्षी का चित्रण हुआ है, तो सर्वाधिक चित्रित पक्षी। तो ये दो चीज भी याद रखना। तो रंग पूछ रहा है तो लाल और पीला,
सर्वाधिक प्रयुक्त रंग लाल और पीला, दोनों अलग अलग हो तो लाल को प्रायोरिटी दे देना, लाल मैन होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गई बात। सबसे ज्यादा चित्रित पक्षी, ठीक है, हाँ जी, सर्वाधिक चित्रित पक्षी, तो सर्वाधिक चित्रित पक्षी आपके क्या हो जाएगा, मोर। सर्वाधिक चित्रित पक्षी क्या हो जाएगा आपके, मोर हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात यहां पर। तो सर्वाधिक चित्रित पक्षी आपके मोर हो जाएगा, और सबसे ज्यादा लाल और पीले रंग का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। समझ गए मेरी बात को। आगे देखो, यहां पर अपने और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना भैया ध्यान से। अपने से पूछता है पेपर के अंदर, इधर देखना आप लोग यहां पर, कि भाई राजस्थानी चित्रकला पर अपने से पूछे कि जो अपने राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव किसका नजर आता है। कि ये जो राजस्थानी चित्रकला है इसके ऊपर अपने प्रारंभिक प्रभाव किसका नजर आता है, ये आपको बताना है। और प्रारंभिक प्रभाव के बाद में ये बताना है कि सर्वाधिक प्रभाव किसका नजर आता है। सबसे पहले तो प्रभाव किसका पड़ा, मुझे तो चित्र देख के ही पता लग रहा है कि सबसे पहले प्रभाव पड़ा था सर ये रहा, देखो, जैन शैली, गुजरात शैली और अभ्रंश शैली, क्योंकि तीनों ही तो वहां पर डेवलप हुई थी, ठीक है ना। नहीं, अब नहीं पढ़ाते हैं ना प्रतीक जी। तो देखो आप लोग, तो यहां पर आपके क्या आ जाएगा, एक तो जैन शैली जिसका प्रारंभिक प्रभाव पड़ा, गुजरात शैली का प्रारंभिक प्रभाव पड़ा, ध्यान रखना, गुजरात शैली का प्रारंभिक प्रभाव पड़ा, और आपके एक अपभ्रंश शैली का प्रारंभिक प्रभाव पड़ा, ठीक है, अपभ्रंश शैली का प्रारंभिक प्रभाव पड़ा। तो जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली का प्रारंभिक प्रभाव पड़ा है मेरे, ठीक है ना। और ध्यान रखना सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली। अगर राजस्थानी चित्रकला पर सबसे पहले प्रभाव पड़ा तो जैन, गुजरात और आपके अपभ्रंश, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव पड़ा तो किसका, मुगल शैली का पड़ा। ये भी ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। चलो तो फिर लगे हाथ, एक फाइनल क्वेश्चन और बता दो। बोले सर बिल्कुल, मैं तो बैठा ही उसी लिए हूँ, फाइनल क्वेश्चन और बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, है ना, इनकी अपने को जरूरत नहीं है रे, अंडमान निकोबार और ये एक बार मैंने हटा दिए। क्यों, क्योंकि यहां पर मैं खुद लिख लूंगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। अपने से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो अपने राजस्थानी चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहेंगे। और देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन आगे एक शब्द लग जाएगा आधुनिक, तो फिर मामला बदल जाएगा भैया। राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन, और भैया आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कौन, दोनों में अंतर है। अगर पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकला का जनक, तब तो आंसर होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जरूर याद रखना आप लोग। और अगर आधुनिक पूछ रहा है तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री। किसका नाम आएगा भैया, कुंदन लाल मिस्त्री का नाम आ जाएगा। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको डायग्राम में बताई है ना, जरूर याद रखना भैया। फटाफट से इधर क्लियर करो एक बात, देखो पूरा मैप के थ्रू मैंने आपको बताया। सबसे पहले अजंता की गुफाएं, गुफा चित्रकारी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना, जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 ये वाली बात, नंबर 2 आपकी गुजरात वाली बात, नंबर 3 आपके मेवाड़ वाली बात। समझ में आ गई बात। अजंता की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर आपके चित्र बनते थे, यहाँ के चित्रकार गुजरात और गुजरात वाले मेवाड़। फिर सारी बातें राजस्थान को लेकर के आ जाएगी भैया, फिर जितनी भी बातें वो सारी आपके राजस्थान को लेकर के आ जाएगी, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी बातें बनती थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी भाई। कोई दिक्कत इसके अंदर फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें फटाफट से कमेंट करके बता दो भैया, तुरंत तुरंत कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत है किसी को। सर सिलेबस डिस्कस करो एक बार, है सिलेबस डिस्कस करूं आपके, है ना। तो सिलेबस के अंदर आपके कल्चर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं ना, उनके एक तो लोक देवियां बच रही हैं, चित्रकला चली गई आपके, ध्यान रखना। एक वाद्यंत्र बच रहे हैं और एक भाषा साहित्य बच रहा है, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक आपके बच रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। लोक देवियां, वाद्यंत्र और भाषा साहित्य, 3 टॉपिक बच रहे हैं आपके। चित्रकला आपके हो ही गया है। एक संत संप्रदाय वाला है, वो आपको मिल जाएगा जल्दी, है ना। हाँ जी, एक संत संप्रदाय, 4 टॉपिक बच रहे हैं। हिस्ट्री में परसों आपके मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आपके बचेंगे ये चौहान मैंने करा दिया, राठौड़, कछवाहा और गुहिल, 3 राजवंश बचेंगे आपके, तो वो भी मैं करा दूंगा, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की मैराथन लेकर के वो मैं करवा दूंगा कंप्लीट, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है।
तो अभी ये क्लियर कर लो आप लोग, समझ में आ गई बात यहाँ पर? हाँ जी, चलिए साहब, आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया बात है भैया ये तो, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अभी अपन यहीं तक की बात करेंगे आज तो, फिर अपन मिलेंगे फिर इसके बाद में अपने कल की क्लास के अंदर चित्रकला को और आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना। चित्रकला को और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा अपन, तो उसी के अंदर अपन बात करेंगे। तो आज तो खैर इतनी बात करते हैं भैया अपन, तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भाई।